नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, दिल्ली में तो सुना है कि पैसा सिर्फ इतना ही बचा है कि जो दिल्ली के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अगले 2 महीने तक ही वेतन मिल सकता है। सरकारी खजाना खाली हो गया है। दिल्ली सरकार, जो कि इस वक्त आतिशी उनके मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले तिहाड़ जेल से सजा काट के आए हुए, तिहाड़ जेल से निकले हुए बेल पे अरविंद केजरीवाल, इनकी नाकामी एवं निकम्मेपन का एक घटना है जो ये अभी इन्होंने अचीव किया है माइलस्टोन। वो ये है कि दिल्ली 31 सालों में, जब से 1993 में फिर से इनको स्टेटहुड मिली लेजिस्लेटिव असेंबली के एंगल से, जब से विधानसभा बहाल की गई, तब से पहली बार 31 ईयर्स में दिल्ली एक बजट डेफिसिट लेके बैठा हुआ है। और ये बड़ा अजीब सा ही किस्सा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम तो है, टैक्सेस एंड जो स्ट्रीम ऑफ जो इनको मिलनी है इनकम, वो बड़ी कांस्टेंट है। तो ये इनकी नाकामी और आर्थिक मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, क्योंकि मुख्यमंत्री इज लाइक ए सीईओ ऑफ द दिल्ली स्टेट। दिल्ली एक बहुत बड़ा स्टेट है नहीं, 40 बाय 40 किलोमीटर एट द मोस्ट इसकी विड्थ एंड लेंथ। उसमें इस व्यक्ति को जिस किस्म का एक बहुमत जनता ने दिया था, इन्होंने उसको बिल्कुल नकार दिया। उसकी विफलता इसी से दिखती है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, 7,000 करोड़ का वित्तीय घाटा प्रोजेक्ट किया गया है, बजटरी डेफिसिट। और वैसे दिल्ली का बजट लगभग 80,000 करोड़ रुपए पर एनम है, 80,000 करोड़ मोटा मोटा। अब इस बार जो इनको इनकम मिलनी है वो 62,000 करोड़ है, 62,000। एंड जो इनके एक्सपेंसेस जो प्रोजेक्ट किए गए हैं वो है 63, यानी कि ये 700 करोड़ का डेफिसिट है। प्लस आप जब कैपिटल एक्सपेंसेस को गेन करेंगे, जिसके जो कैपिटल एक्सपेंसेस इनको होने हैं निर्माण कार्यों में, बाकी चीजों को मिलाएंगे तो सड़कों का जो एक जाल सा इन्होंने कहा था कि हम तो गड्ढे भरेंगे, दिवाली तक सब कुछ हो जाएगा, तो वो काम भी तो अधर में लटक जाएगा अगर 7,000 करोड़ का ये बजट डेफिसिट है। जी। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए कि ये अब इनकी आपने लेटेस्ट इनकी एक और चाल देखी होगी, मैं इसको चाल कहूंगा, आपने नेट नोटिस कर भी लिया होगा। अब ये रेवड़ी शब्द को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इनके जो स्पिन डॉक्टर्स हैं, इनके जो ये जो मैनिपुलेटर्स और इनके जो दलाल बैठे हैं, सत्ता के दलाल, एग्जाम्पल संजय सिंह जैसे लोग, ये रेवड़ी शब्द को पॉजिटिविटी में ला रहे हैं। लेकिन मैं इस रेफरेंस में इसलिए बता रहा हूं, आज भी इन्होंने ट्वीट किया कि ट्रंप ने कुछ घोषणा की जिसको ये फ्री भी मान रहे हैं, और उसको बोलने कि अमेरिका में भी ट्रंप भी रेवड़ी बांटने चले हैं। अभी लेटेस्ट इन्होंने ट्वीट किया। इतने मतलब इनके जो दुष्कर्म और इनकी जो कुतर्क और जो इनकी मतलब जो दूसरों के सिर पे ठेकरा फोड़ना, इतना इन लोगों के मतलब इनके सारा माइंड इन एक्टिविटी की तरफ रहता है। अब 512 करोड़, अंजू जी ये ध्यान दीजिए कि 512 करोड़ रुपए जो बिजली की सब्सिडी है वो भी इनके पास नहीं है देने को, क्योंकि 7,000 का डेफिसिट है। तो 512 करोड़ जो बिजली में सब्सिडी में इन्होंने लगाने हैं वो भी इनके पास नहीं है। और वैसे पूरी दुनिया में शोर मचाया हुआ है कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली यहाँ पे है, हम लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। इन्होंने बेसिकली मिसमैनेज करके और रेवड़िया बांट के दिल्ली को खोखला कर दिया, खोखला। इन पे तो ये पंक्तियां बड़ी ठीक साबित होती हैं कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, दिल्ली की तबाही का हिसाब दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और सबसे अहम बात यह है कि वित्त मंत्रालय तो आतिशी मारलेना के पास है, और वित्त विभाग ने ही ये रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में आतिशी मारलेना तक पहुंचाई थी। और आतिशी कह रही है कि ये अधिकारियों की मिली भगत है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास पूरा पैसा है। तो अगर पूरा पैसा है तो ये 7,000 करोड़ के घाटे की टर्म आई कहां से? अधिकारियों ने भी तो तथ्यों का आंकलन करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी होगी। पिछले 8-10 महीने से तो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है ही नहीं। पिछले, अगर हम सब लोग ईमानदारी से समझने की कोशिश करें, एक जो न्यूट्रल व्यक्ति है वो भी ये बात मानेगा कि जिस दिन से तिहाड़ गए हैं उस दिन से तो गवर्नमेंट पैरालिसिस में थी, और उसके
उसके बाद अब इनके तमाशे खत्म नहीं हुए। तो पिछले 9 सालों में क्या आपने अरविंद केजरीवाल को कभी ईमानदारी के साथ बैठ के दिल्ली की समस्याओं को सुलझाते देखा है? जबकि आप दूसरे राज्यों में जाइए, कहीं पे 20-20 सालों से कोई सीएम है, कोई 5 सालों से, कहीं 10 सालों से। वो तो अपने-अपने राज्यों में जनता के लिए, उनकी समस्याओं के लिए समाधान करने की कोशिश करते हैं एंड कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। मैं भले ही क्रिटिक हूँ ममता बनर्जी का, लेकिन आप ये देखिए ममता बनर्जी इज स्टिल फूड उनके जो मतलब शी इज ग्राउंडेड इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे पीएम बनना है। आप नवीन पटनायक जी को देख लीजिए, अभी तो चलो वो मतलब ही इज आउट ऑफ द सीएमशिप, बट लगभग 25 साल उनको हो चुके थे। ज्योति बासु का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, करुणानिधि का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंड कुछ ऐसी बीजेपी स्टेट है, मध्य प्रदेश इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को जब मैंडेट मिला तो इनको समझ में आया कि एज ए सीएम जनता ने मुझे एक जिम्मेदारी दी। लेकिन दिल्ली में फुकरापंथी शूशा अराजकता फैलाने के अलावा बिना बात के फाइट्स क्रिएट करना एंड डीप स्टेट के जो फंडिंग इनको मिलती है उसके माध्यम से हर वक्त लाइमलाइट में रहने की कोशिश करने के अलावा इन्होंने दिल्ली की समस्या को लेकर कोई काम किया हो तो आप हमें बता दीजिए। दिल्ली जी सर, अभी ये जो कुछ चल रहा है इसमें आप ये देखिए कि ये जो एमएलए लेड होता है, फंड जो एमएलए को होता है, हर साल जो पैसे मिलते हैं, पहले 10 करोड़ मिल रहे थे, अब उसका ऐलान कर दिया गया है कि वो 15 करोड़ हो गया। राइट, ब्रेजन ऑडेसिटी कहते हैं। ब्रेजन ऑडेसिटी यानी कि मतलब इनके लेवल ये देखिए कि लोग यहाँ पे गरीब होते जा रहे हैं एंड 10 करोड़ पहली बात तो एमएलए एलएडी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, एमएलए एलएडी फंड बोलते हैं इसे। इन्होंने इसको भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा के 5 से 10 करोड़ किया, फिर 10 से 15। आज दिल्ली में विकास कार्य पैरालाइज्ड है, विकास का काम हुआ नहीं। दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नए नहीं बने, कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नया नहीं बनाया इन्होंने। रेवड़िया बाटी प्लस आप हॉस्पिटल्स में जाइए, स्कूलों में जाइए, सड़कों पे देखिए आप गड्ढे, मिसमैनेजमेंट, एनक्रोचमेंट का मुद्दा, पोल्यूशन का मुद्दा, यमुना रिवर की हालत देख लीजिए। एवरीवेयर देयर इज ए फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट प्लस मिसमैनेजमेंट एज सच। उसके बाद अगर इनके आप 10 करोड़ भी कैलकुलेट कीजिए 70 एमएलए के, तो 70 एमएलए के 10 करोड़ बनते हैं 700 करोड़। 62 एमएलए तो इनके ही थे 70 में से, अभी 59 है बट 62 थे इनके पास। तो 620 करोड़ का इन्होंने क्या किया? 620 करोड़ तक बहुत बड़ी अमाउंट है। यदि आप इसकी अकाउंटेबिलिटी में जाएंगे तो अंजू जी आप पाएंगे कि एमएलए ने इस राशि को लिटरली अपनी पॉकेट मनी के रूप में इस्तेमाल किया। दिल्ली में सभी एमएलए 1 to Z सभी लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली में संतरी से लेकर मंत्री तक सब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कट कमीशंस का जाल बिछा हुआ है। मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र जैन जो कई विभाग, पीडब्ल्यूडी आपका शीश महल वाला, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी में इन्वॉल्व थे। मतलब आपको ध्यान होगा कि 2015 में जैसे ही सत्ता में आए तो सबसे पहले जो मल्टीपल जिम्मेदारियां दी गई वो सत्येंद्र जैन को, क्योंकि सत्येंद्र जैन इनके एक ऐसे दिमाग वाले, उनके बारे में कहा था कि पार्टी के लिए फंडिंग वही लाते थे। पार्टी प्लस हाउ टू मैनेज द मनी हियर एंड देयर, माहिर है उसमें। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बिजनेस उनका वो है, बैकग्राउंड है। तो उन्होंने मतलब उनको खूब इनको पोषित किया आम आदमी पार्टी का। आज वो जेल में है। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। डिसिल्टिंग से लेके राजेंद्र नगर में जो ट्रेजेडी हुई पानी की, उसके अलावा जो जल जमाव का कांस्टेंट इशू है, सड़कें यहाँ पे टूटी हुई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एंड जो एमसीडी डिपार्टमेंट की नाकामी आपको सरेआम दिखती है, मतलब खुलेआम। एंड शैली ओबराय, शी इज ए कल्प्रिट। इनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए इन लोगों को इनको बुक किया जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि इन सब चीजों में आप डिटेल्स में जाएंगे तो कलेक्टिवली इन्होंने दिल्ली को एक पॉजिटिव स्टेट बजट से नेगेटिविटी की तरफ धकेल दिया, just because of their political ambitions and incompetence, laziness and insincerity and corruption. सर, एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि अगर 10-10 करोड़ रुपए हर एक एमएलए को मिल रहा है सर, तो फिर अगर वो पैसा ईमानदारी के साथ अपने अपने इलाके के विकास के लिए खर्च करता है, तब तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि दिल्ली की सड़कों की हालत जर्जर हो गई।
तब तो जिसे कहते हैं ना अलग से पैसा एलोकेट करने की जरूरत भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ही कहते थे कि कोई भी सरकार अगर ईमानदारी से चलती है तो घाटे की तरफ जा ही नहीं सकती। तो क्या खुद आज वो ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो थी वो ईमानदार नहीं बेईमान थी, इसीलिए ये दिन देखने को मिल रहा है कि अगले 2 महीने का वेतन ही वो दे पाएंगे दिल्ली के कर्मचारियों और अधिकारियों को। तो ये इसकी वजह तो सीधी सीधी यही लगती है ना सर कि ईमानदारी से काम नहीं किया केजरीवाल सरकार ने। आप यहाँ पे लोकल किसी भी विधायक के क्षेत्र में जाके देखिए, लोकल आपके पास एलएडी है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, आपको 10 से 15 करोड़ मिलेंगे। क्या आपने यहाँ पे किसी लाइब्रेरीज की हालत सुधारी? क्या सड़कों की हालत सुधारी आपने? किसी आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक जिसको ये बड़े जोर शोर से उछालते हैं, किसी की हालत में वर्ल्ड सुधार? क्लास, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास, क्लास हमको। वर्ल्ड क्लास। अच्छा, फिर ये जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, गेस्ट टीचर्स का आप इशू ले लीजिए, डीटीसी बस के जो मतलब कर्मचारी हैं उनके मुद्दे देख लीजिए, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जो अस्थायी कर्मचारी हैं, प्लस जो ये डिफेंस वॉलंटियर्स थे जिनको इन्होंने बस मार्शल्स के रूप में लगाया, वो तो पिछले दिवाली से लगभग 14 महीने से वो सड़कों पे बैठे हैं, 13 महीने होने वाले हैं वो सड़कों पे है। तो ऐसी सरकार को आप सहानुभूति वाली या जिसको कहते हैं कि हीलिंग टच वाली गवर्नमेंट कैसे मान सकते हैं? इनके एवरी सिंगल डे कोई ना कोई वर्ग इनके खिलाफ खड़ा है। सफाई कर्मचारी की कांस्टेंट न्यूज आती है कि सफाई कर्मचारियों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती, जबकि सफाई कर्मचारी जिस ढंग की जिस जिस रिस्क टेकिंग के साथ काम करते हैं, कल की न्यूज है, यानी कि 9 सितंबर की न्यूज है, 9 सितंबर 2024 की न्यूज है कि 2 कर्मचारी ड्रेन साफ करने अंदर गए एंड दे डाइड, एंड कॉन्ट्रैक्टर उसको अब डिसऑन कर रहा है। ये लेटेस्ट एग्जांपल है। एंड उसके अलावा भी इनको कोई सहानुभूति नहीं है, जबकि सफाई कर्मचारियों की कांस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने लगातार मतलब सफाई कर्मचारी को इन्होंने बोला था कि हम आपके लिए एक अच्छा काम करेंगे, लेकिन नहीं किया। सफाई कर्मचारियों को सैनिक लाइक वॉरियर्स के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए, सफाई वॉरियर्स, सफाई योद्धा के रूप में उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। उनके लिए इनके पास एक होना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसी प्रकार से बाकी जो मैंने एग्जांपल्स दिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स की समस्याएं देख लीजिए, इनके पास किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या महकमे के एम्प्लॉयज के लिए कोई इनके पास लॉन्ग टर्म योजना नहीं थी। सफाई कर्मचारी, ऐसे सफाई कर्मचारी बैठे हैं जो पिछले 20-25 सालों से अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। अब वो 55 साल का हो गया, कोई 56 साल का हो गया, यानी कि उनकी रिटायरमेंट किए जाने वाली है, लेकिन वो अभी भी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं। और ये गवर्नमेंट है जो बहुत शोर मचाती थी उनके लिए। तो ये खजाना न केवल इन्होंने बजटरी डेफिसिट क्रिएट करके खजाना खाली कर दिया, एक नाकामी का काम किया। जबकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजू जी, कि ये बोलते थे कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। यदि कोई भी गवर्नमेंट ऑनेस्टी से काम करती है तो बजट तो इंप्रूव होगा ही। तो यमुना रिवर पे इनको अगर ये उसके सफाई पे प्लस उसके ब्यूटिफिकेशन पे जुट जाते तो दुनिया भर की जॉब्स क्रिएट होती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पर सर ये जो पैसा था, जो 80,000 करोड़ रुपए का बजट हर साल होता है, कि जिसमें से 500 करोड़ तो ये अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च किया करते थे, विज्ञापनों के लिए, होर्डिंग्स पे अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाने के लिए, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ था? क्या ये माना जाए कि वो फंड जो आम आदमी पार्टी की अपनी योजनाएं थी, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें खर्च किया गया? आपको लगता है कि इस तरीके से पैसा एलोकेट किया गया, यानी कि एक तरह का जो फंड था वो कहीं और लगा दिया गया, और इसलिए जो योजनाएं, जो वेलफेयर की योजनाएं थी, जो सड़कों का काम था या पानी की लाइनें बिछाने का काम था, वो सब कुछ नहीं हुआ। फंड को बड़े शातिर तरीके से कहीं और लगाया गया है, जिसमें शीश महल भी आता है अरविंद केजरीवाल का। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया। इसमें एक छोटे से एग्जांपल से ये बात साबित हो जाएगी कि इनकी प्रायोरिटीज क्या थी। जैसे कि इनको जो भी फंड मिला, मैं एक शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान की बात करूंगा। शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, दिल्ली में दलितों की संख्या है 17%, 17। तो 17% बजट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स इनको दलित वेलफेयर पे इस्तेमाल करना चाहिए था। यानी कि वो पिछले 10 सालों में 62,000 करोड़ बनता है, 17% बजट। इन्होंने थोड़ी थोड़ी रेवड़ियां बांट के एक जो मेजर चंक था 62,000 करोड़, वो सब्सिडीज में खर्च कर दिया।
जबकि वो दलित वेलफेयर के लिए कमिटेड था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि बजट में भी आपको सब प्लान क्रिएट करना पड़ेगा दलित वर्ग के लिए। लेकिन दलितों को भी ये बात समझ नहीं आई कि उनको थोड़ा बहुत बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, तो उनको लगा कि उनका, जबकि असली कल्याण तब होता है जब वो उनके अंबेडकर योजनाओं के तहत वो पैसा बच्चों के, मतलब स्टूडेंट्स की वजीफे पे इस्तेमाल किया जाता, और उनकी कॉलोनीज में, क्योंकि 12 सीटें यहाँ पे रिजर्व है। 12 सीटें आउट ऑफ 70 असेंबली एरियाज आर रिजर्व, शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स वहां पे खड़े होते। देवली हम गए थे कुछ दिन पहले फंक्शन में। देवली इज वन ऑफ द आरक्षित सीट है वो। तो वहां पे जाके देखते कि पूरा, मतलब वहां पे जो फाइनेंशियल सिचुएशन प्लस सड़कों की हालत बाकी रिजर्व, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुकाबले बहुत ज्यादा गंदी है। तो इस मतलब प्रकार आप से कह रहे हैं सर कि 62,000 करोड़ रुपया जो दलितों पर खर्च होना चाहिए था, दलित बस्तियों पर खर्च होना चाहिए था, उनके स्कॉलरशिप पर खर्च होना चाहिए था, उनको नौकरियां देने में खर्च किया जाना चाहिए था, वो पैसा एक तरह से हजम कर गई आम आदमी पार्टी सरकार और उसको डाइवर्ट कर दिया फ्री की रेवड़ियों में। विदाउट एनी डाउट, एब्सोल्युटली यही किया इन्होंने। अच्छा, उस पैसे को ये वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, प्लस उन विधानसभाओं में भी शिद्दत के साथ पैसे लगाते, क्योंकि वो तो दलित एमएलए भी दलित ही हैं, उनको देना चाहिए था। दलित मिनिस्टर्स ये हटा देते हैं जब भी आते हैं। पहले संदीप कुमार थे, उन पे चलिए एलिगेशन लगा तो उनको हटाया। फिर राजकुमार अनंत, उन्होंने छोड़ते वक्त बोला कि अभी कुछ महीने पहले छोड़ा, लोकसभा से पहले, ये पड़ोस की पटेल नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक थे वो, उनको हटा दिया गया। फिर इसके बाद आपके सीमापुरी से विधायक हैं गौतम, मिस्टर गौतम, उनको हटाया गया। तो उन सब ने आरोप लगाया कि ये एंटी दलित भी है, प्लस ही डज नॉट डाइजेस्ट, ही कांट स्टैंड अस। अब इसमें एक एग्जांपल तो ये बताया, दूसरा एग्जांपल आप इससे देखिए कि 2000 करोड़ पिछले 4 सालों में इन्होंने 2000 करोड़ अपने विज्ञापनों पे खर्च किया। ये तो एलजी ने रोक लगा दी। एलजी ने, जबकि आप शीला दीक्षित जी के समय आप बजट को कैलकुलेट करेंगे तो 4 सालों का बजट था उनका 87 करोड़। तो इन्होंने सत्ता में आते ही उस बजट को अनपैरेलल्ड इंक्रीज कर दिया। 2000 करोड़ में तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन लाइनें टूटी हुई हैं, पानी की ओवरफ्लो होता है पिछले 50 सालों से। ये बिजली ना, जो पानी की समस्या अभी गर्मियों में फिर से एक्यूटनेस के साथ दिखेगी। बिजली की जो पानी की जो पाइपें हैं वो 50% लीकेज हो जाता है पानी का, इसलिए पानी की समस्या आ जाती है दूर दराज के क्षेत्रों में। दिल्ली में उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर कि लीकेज के लिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सोचिए। एग्जैक्टली। और थर्ड एग्जांपल मैं छोटा सा दूंगा, जो आपने जैसा कहा, रेफरेंस दिया शीश महल। शीश महल पे 60 करोड़ जनता का दिया हुआ जो टैक्स है उसी से निकाला इस व्यक्ति, तो उसकी तो ये इट्स नो लेस देन स्कैम। इस स्कैम की जांच होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि एलजी ने ताला लगवा दिया, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए पूरा अंदर से इस मामले को, कि उसमें अंदर क्या क्या टॉयलेट शीटें कितने कितने की हैं, पर्दे कितने बड़े हैं, बनाया क्या क्या हुआ है। ट्रंप के पास भी शायद, ट्रंप को दिल्ली लाना चाहिए। एंड ट्रंप के जिस पे ये, क्योंकि मैं यूएसए में रहा हूँ, ट्रंप इज लाइक फिल द रिच। हर बड़े सिटी में ट्रंप टावर मिलेगी आपको, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके पास। फ्लोरिडा में उनका जो मैंशन और उनका पूरा एरिया। तो अगर ट्रंप को लाके पूछा जाए कि दिल्ली में जिस प्रकार का अपना देश है, जहाँ पे लोगों की समस्याएं, लोगों के रिक्वायरमेंट्स, तो ट्रंप की पक्की स्टेटमेंट आएगी कि ऐसे क्रिमिनल पॉलिटिशियंस भी हैं अपने देश में जो जनता की खून की, वो गाड़े की कमाई को वो खून की तरह पी जाते, पिस्सू की तरह पीते। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स इज लाइक ए पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स की तरह, पिस्सू की तरह ये लोग जनता का खून चूस के अपना धन भरते जा रहे हैं। एंड 10 करोड़ से जो 15 करोड़ का इन्होंने एमएलए फंड इंक्रीज किया है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट माइंडसेट। सर अब सोचिए 5-6 महीने रह गए हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को, उससे पहले ये ऐलान करना क्या जरूरी था? या यूं कहा जाए कि वो कहते हैं ना कि चलते भागते चोर की लंगोटी से ही, क्या पता इनको पता चल गया है कि सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए इनको लग रहा है कम से कम जो विधायक है उनकी जेब भरी जाए। पर सर यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड है, ये भी तो घोटालों का एक तरह से कह सकते हैं कि पेंडोरा बॉक्स है। वहां पर भी 70,000 करोड़ का कर्ज लिया गया था, उस कर्ज का कहीं लेखा जोखा ही नहीं है कि कहां पर वो खर्च किया गया। दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष तो सीएम ही होता है ना, अरविंद केजरीवाल भी तो थे। तो वो भी तो इन्होंने कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया है, उसकी भी तो पोल पट्टी खुलनी चाहिए।
देखिए, अभी मेरी टीम के एक सदस्य ने बड़ी सहजता से बोला कि इनकी जो एमएलए की इनकम इनकम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। कई बार वो ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है वो टर्म। उन्होंने कहा कि इनकी इनकम 10 से 15 करोड़ कर दी। वो वास्तव में ठीक है, क्योंकि आपने भी वही बात कही है, सेंटिमेंट्स वर्ड्स अलग है, कि जाते जाते इनकी पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे डाल दो। हाँ 6 महीने नहीं बचे, मुश्किल से 4 महीने। आज से 120 दिन, 110 से 120 दिन में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। 90 दिन में तो आप इलेक्शन अनाउंस ही हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 2020 में 8 जनवरी को इलेक्शन अनाउंस हुए थे। तो इस बार भी लगभग फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी अनाउंस हो जाएंगे, तो 90 दिन भी नहीं बचे। फिर दिल्ली जल बोर्ड पे आते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का भ्रष्टाचार इसलिए भी आना चाहिए लाइट में, क्योंकि सीएजी ने बताया, कॉम्पिटिटिव ऑडिटर जनरल ने बताया ऑफ इंडिया, सीएजी की ऑडिटिंग इन्होंने पिछले 3 सालों से नहीं करवाई है। और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो झूठ होता है उसके पाम नहीं होते। इनको अगर ये ठीक होते, सच्चे होते, तो ये सीएजी रिपोर्ट की ऑडिट इन्होंने अपने डिपार्टमेंट की, दिल्ली जल बोर्ड की ऑडिट्स इन्होंने क्यों नहीं करवाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर सबसे ज्यादा अहम बात तो ये है कि सीएजी की तरफ से भी तो ये कहा गया था कि कोई फाइल ही नहीं है जिसमें ये पता चले कि वो पैसा कहाँ गया। यहां तक मेंटेनेंस नहीं की गई है कि वो जो बिल है जिनका कि लोग भुगतान करते हैं जल बोर्ड को, जो पानी दिया जाता है उसके जो बिल है, वो बिल जो है उनका पैसा कहाँ जमा हुआ इसकी भी लेखा जोखा नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों ये खुलासा हुआ था कि बिल तो दिए जा रहे थे लेकिन वो पैसा किसी और के खाते में जा रहा था। कहीं केरल और तमिलनाडु में लोगों के खातों में वो पैसा गया है, तो वो भी तो एक स्कैम है। राइट। और आयरनी ये देखिए, आयरनी इस बात पे और ज्यादा एविडेंट हो जाती है, दुख इस बात का होता है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो वाटर टैंकिया माफिया था, जिसको हटाने के लिए हम सब लोग आए थे सत्ता में 2011 को, मैं आपको लेके चलता हूँ 2011-2012 में, जो प्रोमिनेंट एक आम आदमी पार्टी की पिच होती थी कि दिल्ली जल बोर्ड की जो चेयरपर्सन है वो है शीला दीक्षित, वो मुख्यमंत्री भी थी, वो भ्रष्ट हैं, वाटर टैंकिया उनके अंडर फल फूल रहा है, एंड हम आते ही उस वाटर टैंक माफिया की को इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी कि शीला दीक्षित के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोलेंगे। आज भी वो वाटर माफिया या टैंकर माफिया उतना या उससे ज्यादा पोषित हो चुका है। दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में पानी की जो त्राही मस्ती है अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के महीनों में, वो देखने लायक है। पहले पानी की क्राइसिस आती है, उसके बाद पानी का जो जल जमाव बरसात में होता है। ये दोनों चीजें ये शो करती हैं कि ये गवर्नमेंट न केवल अनैतिक है, करप्ट है, ये लोग इनसिंसियर एंड इनकॉम्पिटेंट भी। इन्होंने जो दिल्ली की तबाही की है, उसके दो बड़े, जो अगर आपको दो बड़े महकमे उठा लीजिए, आपको इनके दिल्ली की बर्बादी का आलम समझ आ जाएगा। वो है दिल्ली जल बोर्ड, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, और इनका हेडक्वार्टर बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट फैज रोड पे करोल बाग में इनका दिल्ली जल बोर्ड का हेडक्वार्टर है, अक्रॉस, जस्ट यहाँ से 50 कदम भी दूर नहीं है। एंड सेकंड है एमसीडी। एमसीडी भी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, और इन दोनों ने ये शो किया है, जो आपकी जो नेगेटिव डेफिसिट या बजट पे अपन बात चल रही है अपनी चर्चा, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और साथ में रेवड़िया बांट बांट के इन्होंने खजाना खाली कर दिया। ये इनके कुल मिला के इनके जो अचीवमेंट्स, मतलब अचीवमेंट्स इन कोर्ट्स, ये इनकी मतलब इसका आलम है। सर जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि जो पहले सरप्लस बजट हुआ करता था, अगर वो डेफिसिट की तरफ जा रहा है, 7,000 करोड़ का घाटा दिख रहा है, तो आप समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बस सेवा, मुफ्त में बुजुर्गों को यात्रा। और अभी तो 1,000 रुपए हर महीने 18 साल से ऊपर की उम्र की हर महिला को देने का ऐलान भी किया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। तो वो कहां से दिया जाएगा वो पैसा? वो तो इनका चुनावी स्टंट है ना, लेकिन वो पैसा कहां से आएगा सर जब तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है? अच्छा, ये भी जैसे आपने बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए, बट उसके अलावा ग्राउंड रियलिटी इससे भी ज्यादा भयानक है। ओल्ड पेंशन्स की एप्लीकेशंस पिछले 2.5 सालों से बंद है।
इन्होंने एप्लीकेशंस पे ब्लॉकेड लगाई हुई है। मतलब कोई व्यक्ति जिसको पेंशन के लिए एलिजिबल होता है वो व्यक्ति अप्लाई ही नहीं कर सकता। दिल्ली प्रदेश में राशन कार्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते आप। 1000 वाला जो आपने एग्जांपल दिया महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट किया, उस पर इन्होंने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया। एंड अभी मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि कोई सेशन बुला के ये उस बिल को पास कर देंगे, जस्ट चुनावी स्टंट के रूप में। होना जाना कुछ है नहीं। जब तक ये पास करेंगे उसके थोड़े दिनों बाद वो हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी दिल्ली में। तो यहाँ पे ये देखिए कि रादर देन एक्सेप्टिंग कि चलो हमने दिल्ली में मिसमैनेज किया है, अभी भी अगर इनमें थोड़ी बहुत एक वो होती ईमानदारी होती तो ये विद फुल ह्यूमिलिटी सिर झुका के अपने घर को ठीक करने की कोशिश करें। भाई कंपनी में देखिए आप, कंपनी का कोई मालिक है या कोई सीईओ है, मैनेजर है, जब वो देखते हैं कि उसके बिजनेस में गड़बड़ हो चुकी है तो वो क्या करते हो, बैठ के तसल्ली से खुद एवं अपनी टीम के साथ बैठ के फिक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि शीश महल पे इन्होंने तमाशा बनाने की कोशिश की। पंजाब में पूरा देखिए इनका इनका जो इवल माइंडसेट है वो दिल्ली को तो इन्होंने त्याग ही दिया है। इस वक्त रादर देन फिक्सिंग द प्रॉब्लम इन दिल्ली, इनकी पूरी कोशिश है पंजाब में दिल्ली दरबार को वहाँ पे मतलब बिठाने की, उसको वहाँ पे मतलब काइंड ऑफ इम्प्लांट करने की। वहाँ पे वैभव कुमार, द डिफेम्ड वैभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के गुर्गे हैं, वहाँ पे चीफ एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। बलवंत पन्नू, जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, उनको मीडिया एडवाइजर हटा दिया गया। बाकी ओएसडी हटाए गए हैं। पूरी योजना ये है कि भगवंत मान को के खिलाफ के इर्द गिर्द शिकंजा कड़ा कस के अपना पूरा स्टाफ बैठाएंगे ताकि वहां पे जो भी पैसा कलेक्शन होगा उसको सीधा दिल्ली के इलेक्शंस में लेके आएंगे। ये अगले इनके 4 महीनों के ग्रैंड फाइनली है इनका, ये समझ लीजिए। और ये इस बात से भी प्रूव हो जाएगा, एविडेंस मिलेगा आपको कि इनका मोडस ऑपरेंडी वही है कि पैसा इकट्ठा करके उस स्टेट में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। गोवा, पंजाब के पिछले इलेक्शन में खालिस्तान से पैसा लेके, खालिस्तानियों से पैसा लेके आया। पन्नू ने तो इन पे $16 मिलियन का इन पे वो भी लगाया, एलिगेशन भी लगाया। तो उस मोडस ऑपरेंडी के तहत अब ये दिल्ली पंजाब से पैसा इकट्ठा करके और यहाँ पे दिल्ली में लगाएंगे। और सर दिल्ली में जो घाटा दिखाया जा रहा है वो भी क्या पता, जो पैसा है वो पहले तो अपनी फ्लैगशिप योजनाओं में तो लगाया ही होगा, लेकिन अब इनको तकलीफ हो रही होगी कि दिल्ली की सड़कों पर पैसा क्यों खर्च किया जाए, तो ये दिखाकर उसको भी रोक दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि अगले चुनाव के बाद उसके लिए कुछ किया जाएगा। तो पैसा सर इन्होंने अपनी योजनाओं में ही डाइवर्ट नहीं किया बल्कि अपने खजाने में भी डाइवर्ट किया है। केजरीवाल का इतना भारी भरकम सर वकील का बिल जो था वो कहाँ से जा रहा था, वो भी तो इसी खजाने से जा रहा था। अवैध तरीके से शीश महल के लिए जो 60-70 करोड़ रुपए निकाले गए हैं वो भी तो दिल्ली की जनता का पैसा था, सरकारी खजाना था। तो सर उसका हिसाब किताब तो इनको देना ही पड़ेगा अब जब ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया है। और इसमें कितनी हास्य की बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे मोटे वकील, मोटे इन द सेंस कि जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, तो विभव कुमार जो कि पीए थे उनकी पैरवी, लीगल पैरवी भी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। कितनी त्रासदी देखिए कि जनता यहाँ पे बेसिक समस्याओं से जूझ रही है। हम लोग दिल्ली के निवासी कूड़ा करकट, गंदगी, ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन, रोज रोज की इन चीजों से उलझे हुए हैं। और इनके जो इनका रफियन है, जो इनका जो रोग मास्टरमाइंड है, उसकी लीगल फी भी अपने मतलब जनता के खजाने से दिया जा रहा है। इससे बड़ी इनसिंसियर और इससे बड़ी बेईमानी कहाँ आपको देखने को मिलेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे कहते हैं जख्म पे नमक डालना, अब ऑटोज के पीछे आम आदमी पार्टी के लोग अभी भी लिखते हैं या छपवाते हैं एमएलए कैंडिडेट्स के रूप में कि हमारा अरविंद केजरीवाल, मेरा अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। ये तो मतलब जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात है जनता के ऊपर। सर मैं फिर ये कहूंगी कि जो ईमानदार होता है वो दिख जाता है, उसकी जो करनी होती है उसमें दिखता है, बोल बोल कर कोई ईमानदार नहीं होता है।
इन्होंने तो ये सोच लिया है कि वो जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को 100 लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोले तो लोगों को लगता है ये सच होगा। तो इन्होंने शायद उसी को अपना लिया है कि अगर हर कोई बोलेगा मेरा केजरीवाल ईमानदार है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है, तो शायद अरविंद केजरीवाल ईमानदार हो जाएं। लेकिन वो कितने ईमानदार है इसका सर्टिफिकेट उनको हरियाणा से मिल चुका है। सभी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, वो भी हरियाणा के लाल की। तो फिर तो केजरीवाल को समझ में आना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। ये उल्टे कांग्रेस को कोस रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ आ जाते तो आप जीत जाते। अरे कांग्रेस ने 37 सीटें तो जीती हैं, आपकी तो जमानत जब्त हो गई। लेकिन फिर सर, ये आम आदमी पार्टी के काम करने का तौर तरीका है, वो इसी तरह से काम करते हैं। वो दूसरों पर ब्लेम लगाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन इस बार ये बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि ये 7,000 करोड़ का जो डेफिसिट है सर, इसका हिसाब किताब तो केजरीवाल को देना पड़ेगा कि आखिर दिल्ली के खजाने का पैसा गया कहां, कहां खर्च किया गया, किसकी जेब में गया। और ऊपर से आपने ये, जैसे ये डेफिसिट की बात सामने आई है, अपने जो विधायक है उनको 15 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये सब पैसा कहां से आ रहा है? तो ये सारे सवाल है सर, जिन पर अब घिरेंगी आतिशी मार लेना, क्योंकि जवाब तो उनको देना पड़ेगा। सीएम तो फिलहाल वही है, अरविंद केजरीवाल तो अपना काम करके चले गए, उनको फंसा गए। सर, आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक्स अंजू जी। मैं ये कहना चाहता हूँ एंड में, जैसा आपने कहा कि जी जब जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए, तो हमने भी अब ये चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल को कि नई दिल्ली विधानसभा, हमने ये चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल को कि मैं उन सब लोगों की कलेक्टिव वॉइस हूं जो 2010-11 में अन्ना आंदोलन के माध्यम से देश बदलाव की एंड व्यवस्था परिवर्तन की एक होप लेके आए थे। हमने अरविंद को बोला है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़िए, अरुणाचल प्रदेश के किसी रिमोट गांव से भी लड़ेंगे तो भी हम आपको वहां से चैलेंज करेंगे। सिक्किम जाइए आप, लेकिन दिल्ली में वो नई दिल्ली विधानसभा के एमएलए हैं इस वक्त। नई दिल्ली विधानसभा जो लुधियाना जोन भी उसी में आता है, वहां पर ये विधानसभा नंबर 40 नई दिल्ली से विधायक है। भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से मैं उनको चैलेंज करता हूं, और हमने ये ग्राउंड वर्क शुरू भी कर दिया कि हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और उन सब कलेक्टिव वॉइसेस की आवाज बन के हम आपके इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि आपने दिल्ली के साथ और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बहुत बड़ा धोखा दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के नाम पर आए थे, बड़े बड़े दावे करके आए थे, गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, लेकिन आज बंगले के पीछे भी भाग रहे हैं। तो जो कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क वो साफ दिख रहा है। और जो लोग उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अन्ना के साथ जुड़े थे, वो तो आहत हैं ही, और आप भी उनमें से आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जब उन्हीं लोगों से चुनौती मिलेगी जो शुरुआत में उनके साथ थे, बाद में जिनकी राहें अलग हो गई, तो वो चुनौती अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी केजरीवाल को, क्योंकि उनको बेनकाब करने के लिए आप जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। सर, समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।